नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी एक बार फिर राजनीतिक शालीनता, मर्यादा और नैतिकता को दरकिनार करते हुए निचले स्तर की राजनीति कर रही है और निचले स्तर के हमलों पर उतर आई है। जाहिर है यह हमला राहुल गांधी पर ही हुआ है। पिछले 20 सालों से राहुल गांधी बीजेपी की आंख में बुरी तरह खटक रहे हैं, क्योंकि वो लगातार आरएसएस और बीजेपी की नीतियों की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी ने राजनीति में पहले उन्हें नौसिखिया बताने के लिए पप्पू कहा, शहजादे कहा, उसके बाद उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें नशे का शिकार बताया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, उनके मंदिर जाने पर आपत्ति की, उन पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के विदेश में दिए भाषणों के आधार पर उन्हें देशद्रोही कहा गया। दसियों मुकदमे देश भर की अदालतों में, दसियों नहीं बल्कि 30 मुकदमे कह सकते हैं अब देश भर की अदालतों में राहुल गांधी पर लगाए गए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की गई, लेकिन इतना होने के बावजूद राहुल न झुके, न दबे और न डरे और बेखौफ बीजेपी से सवाल पूछते रहे। तो बीजेपी ने अब अपना न्यू नॉर्मल दिखाते हुए राहुल गांधी के लिए एक पोस्टर जारी किया है। अमित मालवीय ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें आधा चेहरा राहुल का है और आधा पाकिस्तानी सेना प्रमुख का है। एक अन्य पोस्टर में राहुल गांधी के लिए मीर जाफर लिखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने पूछा है कि हमारे कितने लड़ाकू जहाज नष्ट हुए हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए फिर से वो निम्न स्तर की या कहें तो निचले स्तर के हमलों पर उतर आई है। देश के नेता प्रतिपक्ष और दो शहीदों के परिवार से आने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनकी दादी और उनके पिताजी, इस परिवार से आने वाले राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए बीजेपी को जरा झिझक नहीं हुई। याद कीजिए, जब कांग्रेस ने बिना सिर के केवल जैकेट और चूड़ीदार वाला एक चित्र दिखाकर गायब लिखा पोस्ट किया था, तो बीजेपी ने इसे मोदी पर हमला कहा था, इसकी आलोचना की थी। कांग्रेस ने तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन क्या अमित मालवीय को बीजेपी ऐसा करने के लिए कहेगी या इससे आगे भी निचले स्तर के और हमले करेगी, यह देखना होगा। वैसे बीजेपी के हमले बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह एस जयशंकर के बयान पर उसे घेर लिया है, उसमें बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। इधर आज वक्फ संशोधन अधिनियम यानी जो कानून बन चुका है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने जो दलीलें पेश की, उसमें भी जाहिर हुआ है कि इस नए कानून को लाने के मतलब कितने गंभीर हैं। खैर, बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले करने में लगी है और वहीं राहुल अब भी अपने काम में लगे हुए हैं। आज कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों कर्नाटक में थे, जहां 1 लाख SC, ST और OBC परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया गया। इसे कांग्रेस की छठी गारंटी बताया गया है। राहुल गांधी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए उसकी छोटी सी बानगी सुन लेते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे हैं इस मसले पे। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो छठी गारंटी है, उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। 2000 हैबिटेशंस को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं। लंबिनी, बंजारा, भोवी, सोलिगा, नायक, इन सब कम्युनिटीज को फायदा मिलने जा रहा है। एक और बात बोली है, 50,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50,000 परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। कर्नाटका में कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गारंटी कमिटीज हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाके दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हो जहां जिसके पास भी जमीन है, उसके पास उस जमीन का हक है। फायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है, और ये शायद सबसे जरूरी कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। 5 का वायदा किया, लेकिन ये छठी गारंटी यहां कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। ये कह रहे हैं भविष्य के लिए जरूरी है, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। वहीं अमित मालवीय के पोस्टर पर आज कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, आइए जरा उनको सुन लेते हैं।
बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। तो सुन रहे थे आप यहां सुप्रिया श्रीनेत को, और वो अपनी तमाम बातें यहां रखते हुए मीडिया तक को से सवाल पूछते हुए। अब ये सारी बातें सामने आने पर क्या बीजेपी जवाब दे पाएगी, ये देखना होगा। इधर आज खबर आई कि आज से भारत और पाकिस्तान का जो अटारी बाघा बॉर्डर है उस पर रिट्रीट यानी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद इसको रोका गया था और 12 दिन बाद इसे अब शुरू कर दी गई है, और तब इसे मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई कहा था। मगर अब इसका फिर से शुरू होना बता रहा है कि पुराना रवैया अब लौट रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए देश में तिरंगा यात्रा और विदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भी मोदी की खिंचाई की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको आपके सामने रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब भारत को पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी तो कोई भी देश हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की हैं और 72 देशों का दौरा किया है। इनमें से 10 बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विदेश जाकर फोटो खिंचवाना है? यह बात यहां पर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल और किया है कि कश्मीर में 26 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। आपने यानी केंद्र सरकार ने पर्यटकों से वहां पहलगाम न जाने को क्यों नहीं कहा? अगर आपने उन्हें बताया होता तो 26 लोगों की जान बच सकती थी और यह छोटा सा युद्ध भी रुक सकता था। यह बात आप याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में कही थी, उस बात को दोहराया गया है। तो पहलगाम मसले पर अब सियासी लड़ाई लंबी चलेगी, यह साफ हो गया है। इधर वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लंबी चल रही है। आज की सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई ने
यह साफ किया है कि अदालत का काम कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करना है, लेकिन यह तभी संभव है जब याचिकाकर्ता यह साबित करें कि कानून में कोई गंभीर संवैधानिक खामी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देता है और इसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। कपिल सिब्बल ने मस्जिदों और मंदिरों की तुलना करते हुए कहा है कि संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। उन्होंने तर्क यह भी दिया कि मस्जिदों या कब्रिस्तानों का रखरखाव निजी संपत्तियों के माध्यम से होता है और लोग अक्सर अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करते हैं। नए कानून के प्रावधान इस प्रक्रिया को मुश्किल बना सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि कानून में प्रावधान ऐसे हैं कि वे वक्फ संपत्तियों को बिना किसी सही प्रक्रिया के लेने की अनुमति देते हैं, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कपिल सिब्बल साबित करने में लगे हैं कि इस कानून में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं, लेकिन माननीय अदालत ही इस पर फैसला लेगी और तभी पता चलेगा कि इस कानून को लागू करने में मोदी सरकार को सफलता मिलती है या नाकामी मिलती है। फिलहाल तो बीजेपी किसी भी हालत में अपना दम दिखाने की जद्दोजहद में लगी हुई है और इन सब के बीच राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो आखिर बीजेपी को परेशानी क्यों हो जाती है, बीजेपी को टेंशन क्यों हो जाती है। राहुल आखिर लगातार नरेंद्र मोदी की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे ऐसे तमाम नरेंद्र मोदी की जो चाहे आप देखिए अभी वक्फ कानून का मामला ही हो या ऑपरेशन सिंदूर पे पूछे गए सवाल हों, नरेंद्र मोदी की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, यह बड़ा सवाल है। और बीजेपी की नाकामी कैसे खुल के सामने आ रही है। दो बार राहुल गांधी सवाल पूछ चुके इसी मसले पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, तो अब राहुल गांधी को ही पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के साथी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई को भी कहा जा रहा है और उनके ही राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आए हैं गौरव गोगोई। तो ये आखिर इतनी भयानक भयानक बातें, इतनी नफरत क्यों भरी है बीजेपी के लोगों में, यह समझने की कोशिश करते हैं आज इस चर्चा में। और क्यों टेंशन में आ जाती है बीजेपी जैसे ही राहुल गांधी मुंह खोलते हैं। तो चलिए, लेकिन पहले उस पोस्टर को देखते हैं जिस पोस्टर का जिक्र हम कर रहे हैं। जरा पोस्टर स्क्रीन पर ले आइए, उस पोस्टर को देखते हैं। एक पोस्टर ये है, जरा ऊपर का दिख नहीं रहा, जरा दिखा दीजिए। इसमें एक कार्टून है, इंडियन आर्मी के बारे में बताया जा रहा है। एक ये जरा लेटर जो लिखा है वो दिखाइए जरा ऊपर का। हाँ, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट, ये पूछ रहे हैं, आस्क लॉर्डली यहाँ वो पूछा जा रहा है। और ये बात पीठ पर किसके, राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। और पीठ किसकी है, तो शहबाज शरीफ की। ये पीठ शहबाज शरीफ की है राहुल गांधी के लिए। इंडियन आर्मी से राहुल गांधी पूछ रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं। दूसरा एक पोस्टर है राहुल गांधी का पोस्टर, जिसमें आधा राहुल गांधी और दूसरा भाग जो है राहुल गांधी की जगह पे दिखाया गया असीम मुनीर। उस पोस्टर को भी ले आइए जरा। इन दोनों तस्वीरों को देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। आप सवाल करेंगे तो आपको पाकिस्तान परस्त बता दिया जाएगा। देख लीजिए, तस्वीर देखिए, आधा राहुल गांधी, आधा असीम मुनीर। वन एजेंडा, बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। चलिए थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर तमाम हमारे साथियों को ले आइए। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तान परस्त क्यों हो जाते हैं? आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको पाकिस्तान का टिकट थमा दिया जाता है और ये पिछले 11 साल से चल रहा है। बड़े बड़े नेता आ गए, लेकिन इनके नेता अगर कुछ भी बकवास करके जाते हैं तो दुम दुबा कर कहीं छुप जाते हैं, वो कैबिनेट की ब्रीफिंग में नहीं आते। और दूसरे जो हैं, कुछ अगर लिखता है तो उसको जेल की सजा हो जाती है, जेल पहुंचा दिया जाता है। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? राहुल गांधी के ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इस देश में जो चल रहा है उसे अघोषित आपातकाल कहते हैं, उसे राजनीतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा कहते हैं, उसे नैतिक पतन की पाताल लोक तक पहुंचने वाली रेखा कहते हैं। भारत की राजनीति में इससे पहले इतना निर्लज्ज
राजनीतिक विमर्श कभी नहीं देखा गया। सरकार से सवाल पूछना कभी अपराध नहीं था। हम और आप 2014 से पहले भी सवाल पूछते थे। विपक्ष 2014 से पहले सवाल पूछता था सरकारों से। चीन युद्ध में पराजय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछे जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर काले झंडे लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार से सवाल पूछने वालों की इस तरह चरित्र हत्या की जाए जैसे राहुल गांधी की हो रही। और राहुल गांधी की चरित्र हत्या अब नहीं हो रही। उसका सिलसिला तो 2010, 11, 12 से शुरू हो गया। राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, मोदी शाह को, सबको ऐसा लगने लगा जी कि आने वाले दिनों का अगर सबसे बड़ा खतरा कोई हो सकता है तो वो खतरा राहुल गांधी नाम का आदमी। आपने ठीक कहा कि 30 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज, उनकी नागरिकता को भी खत्म करने की कोशिशें चलती रहती हैं, अदालत में फरियाद लगती रहती। इसके अलावा उनकी एक बार सांसदी छीनी जा चुकी, उनको सरकारी आवास से बाहर किया जा चुका। और ये सब सरकार कर क्यों रही है? असल सवाल ये है, सरकार ये सब इसलिए कर रही है कि उसके पास सवालों के जवाब नहीं। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब दे दे सरकार। पोस्टर बनाने से क्या होता है? और जिस आधार पर राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त कहा जा रहा, उससे ज्यादा पाकिस्तान परस्त तो भारतीय जनता पार्टी, उसके वैचारिक संगठन के लोग, उसके पितृ संगठन के लोग, उसके राजनीतिक और वैचारिक पुरखे हमेशा से रहे। भारत विभाजन का, द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखने वाले पहले व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर हैं। और उसके बाद अभी सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से लेकर नरेंद्र मोदी के बिना बुलाए पाकिस्तान जाने और एस जयशंकर के पहले आगाह करने वाले कृत्य तक। यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आपने पहले कैसे बता दिया? क्या आपकी सूचना के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में उन्हीं ठिकानों पर बने रहे? क्या वे आसमान में टकटकी लगाकर देख रहे थे कि अब भारत से कोई मिसाइल आएगी, कोई बम गिरने वाला है और हम यहां से सीधे दोजख में जाएंगे? क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे दहशतगर्द और आतंकवादी? क्या पाकिस्तान की सरकार और वहां के नुमाइंदों ने इन दहशतगर्दों को इत्तला नहीं दी होगी? हिंदुस्तान की तरफ से हमला होने वाला है, दाएं बाएं हो जाओ। ये तो इतनी साधारण सी चीज है, ऐसा कि किसी थाने का टीआई किसी सट्टिया, किसी हत्यारे के यहां दबिश देने जा रहा हो और थाने से पहले उसे फोन करके बताया जाए कि हमारी पुलिस पार्टी रवाना हो रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए, या किसी डकैत को चंबल के बीहड़ में इत्तला दी जाए कि हमने तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लिया, वे एनकाउंटर करने के लिए हम आ रहे हैं, और वो डकैत वहां पर पलक पावड़े बिछाए एनकाउंटर का इंतजार करे। तो राहुल गांधी के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है ये बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, सरकार उसके जवाब दे दे। इसकी बजाय उनके इस तरह के फोटोशॉप तस्वीरें और पोस्टर बनाकर वायरल करना यह बताता है कि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है। वो हताश है, बौखलाई हुई है। वो जितने भी कदम उठा रही है, चाहे देश दुनिया में सांसदों को भेजकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना हो। राजीव जी, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, आप जरूर उत्तर दें या प्रशांत जी बताएं। क्या दुनिया में जितने द्विपक्षीय संघर्ष चलते हैं, दुनिया के तमाम इलाकों में चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन में चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल का चलता है, मिस्र और इजराइल का संघर्ष दशकों चला, कैंप डेविड समझौते के बाद खत्म हुआ। क्या किसी भी द्विपक्षीय संघर्ष के बाद किसी देश ने इतने देशों में अपने हरकारे भेजे थे, अपने दूध भेजकर वहां दुंदुभी बजाई थी? प्रशांत जी ज्यादा जानकारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति राजनयिक है, हम जरूर जानना चाहेंगे कि दुनिया के इतिहास में इससे पहले ऐसा कब हुआ? कार्रवाई से पहले, एक्शन से पहले, खास तौर से पूर्वी पाकिस्तान से जब शरणार्थी भारत आ रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने जो दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों को परिस्थितियां बताई थी, एक्शन लेने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया। भूगोल बदल दिया दुनिया का,
पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा, थोड़ा देशी भाषा में कहा जाए उनका संपट नहीं बैठ रहा कि क्या किया जाए। इसलिए वे राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर हमलावर हैं, उन्हें पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दरअसल में पाकिस्तान परस्त कौन है। जी बिल्कुल, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान परस्त कौन है। एक तस्वीर इस वक्त अब कांग्रेस पार्टी की जो बिहार इकाई है उसने भी जारी की है, उसमें आधा चेहरा नवाज शरीफ का और आधा चेहरा नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये पोस्टर वार से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर है कि अगर निम्न स्तर पर, घटिया स्तर पर अगर कांग्रेस उतरना चाहती है तो वो बीजेपी से पार नहीं पा सकती है, ये तो तय मानिए। बीजेपी उसमें बहुत आगे है। लेकिन इसलिए कांग्रेस के लोगों को, हालांकि मैं सलाह देता नहीं हूं, लेकिन एक बिन मांगी सलाह यहां दे देता हूं कि इस घटिया स्तर की राजनीति पे आप मत आइए, वो करने दीजिए जिनको ये अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि आपका जो इतिहास है, आपकी विरासत में महात्मा गांधी हैं, आपकी विरासत में जवाहरलाल नेहरू हैं, आपकी विरासत में इंदिरा गांधी हैं, आपकी विरासत में राजीव गांधी हैं, और इनमें से देखिए 3 शहादत है। महात्मा गांधी की शहादत, इंदिरा गांधी की शहादत, राजीव गांधी की शहादत। बीजेपी के पास क्या है? कुछ है बताने के लिए? कुछ है? आप शहादत नहीं तो कुछ और तो बता दीजिए कि देश के नाम हमने ये सब किया, ना दिए कुर्बानी, फिर भी बता दीजिए। नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोगों, उस घटिया स्तर पर आप मत उतरिए। लेकिन राहुल गांधी वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, उसका समर्थन हम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको भी कह दीजिए पाकिस्तानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा। और चूंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। 12 दिन बाद अटारी बाघा बॉर्डर खोल दिया गया है। खोला नहीं गया तो बीटिंग रिट्रीट तो वहां पर आपने चालू कर दिया है, इसलिए सवाल पूछा जाएगा। यानी नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और लेकिन न्यू नॉर्मल क्या है आपका, जरा वो बता दीजिए। आना चाहता हूं जल्दी से, चूंकि प्रशांत जी से सवाल किया था अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने। प्रशांत जी के पास आता हूं और फिर प्रोफेसर रविकांत जी और अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं। लेकिन प्रशांत जी, ये जो चल रहा है, एक इसमें और एक मजेदार चीज है। कल ममता बनर्जी ने कहा कि हमसे पूछकर आपने हमारे सदस्य को लिया, हम नहीं भेजेंगे अपना सदस्य। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, यूसुफ पठान को हमको नहीं भेजना है, आप हमसे पूछिए कि हम किसको भेजना चाहते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे, हम नाम देंगे, उसको ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, नहीं तो जय सिया राम। और हुआ वही। ममता बनर्जी ने कहा हमारे भतीजे को ले जाइए, अभिषेक बनर्जी को। जा रहे हैं अब अभिषेक बनर्जी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम इतना तो दिखा देना चाहिए, यह भी है। चलिए प्रशांत जी, आपकी बात। यहीं से शुरू करते हैं राजीव जी कि शशि थरूर क्यों जा रहे हैं। क्या उनको कांग्रेस पार्टी ने ऑथराइज किया? अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस ने ऑथराइज किया है। जिसको ऑथराइज नहीं किया था उसने अपना नाम वापस ले लिया, वो जिद नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मौजूद है कि आज शशि थरूर का हिंदू में आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है भाई। उन्होंने तमाम इतिहास के वाकये गिनाए हैं जब अपोजिशन और गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पे थी। उनका इशारा इस तरफ है कि आज की स्थिति में अपोजिशन को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए कि जितने वाकये आपने गिनाए, जिस तरीके की घिनौनी तस्वीर राहुल गांधी की बनाई है इन्होंने, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति और बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कौन कर रहा है? इनको शशि थरूर कब बताएंगे? सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी सरकार का डोमेन है, अपोजिशन का डोमेन नहीं है। बॉल सरकार के कोर्ट में है। सरकार को तय करना है कि वो कितना इंक्लूसिव है, वो कितना पार्टनरशिप में बिलीव करती है अपोजिशन के साथ। तो अगर पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं तो फिर जो नॉमिनेट किए किसी पार्टी ने अपने मेंबर्स, उनको ले जाना चाहिए था। जी।
खैर बीजेपी से हम ये अपेक्षा भी नहीं करते, आपने भी कहा और मैं इस पर सहमत हूँ कि हमें बीजेपी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2-3 सवाल हैं जिसमें मैं डॉक्टर राकेश पाठक की बात का भी कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। देखिए, एक बड़े पैमाने पर डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तो डैमेज कंट्रोल पे हम आते हैं तो उसके पहले डैमेज क्या हुआ जरा इसकी भी चर्चा कर लें। डैमेज ये हुआ है कि ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर 20-22 मिनट पहले। इसका कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं हो सकता, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लें, कितनी कुछ कर लें। ये लिखित है कि 5:33 पे ट्रंप का सीज फायर का ट्वीट आया, और मैं ट्रंप के तमाम बयानों पर नहीं जा रहा हूँ। 5:33 पे ट्रंप का ट्वीट आया, 5:55 पे भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये 22 मिनट का अंतर है, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। उस 22 मिनट में भारत की 78 साल की विदेश नीति बदल गई कि हम तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तीसरा पक्ष इन्वॉल्व था या नहीं था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हमने कभी बात नहीं की, लेकिन कैसे हो गया? ये क्या संयोग है कि कोई ट्रंप को सपना आया, उसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद आपने उसके 22 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कहीं तो तार मिल रहे हैं ना जी, टाइमलाइन मिल रही है जो ट्रंप वाकई बता रहा है कि हमने किसकी बात की, कितनी बात की। एनीवे, दूसरी बात, भारतीय सेनाओं का 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वो बताते हैं कि भारतीय सेनाओं के क्या क्या अचीवमेंट रहे ऑपरेशन सिंदूर में। और भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर चढ़ी हुई थी, कंसिडरेबल डैमेज हुए उनके एयर पावर पे, उनके रडार सिस्टम पे। उसके बाद जब भारतीय सेना लीड ले रही है तो सीज फायर कौन करता है? पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाएगा सीज फायर के लिए, गिड़गिड़ाएगा तो आप मान गए। तो कौन है पाकिस्तान परस्त? पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उनके डीजीएमओ का फोन आया, आपने कहा बहुत बढ़िया। अब सीज फायर अगर हो गया तो सीज फायर की शर्तें क्या हैं? क्या पाकिस्तान ने कबूल किया है? क्या पाकिस्तान ने हलफनामा दिया है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात आई नहीं अभी तक। बाकी वो सवाल अपनी जगह है कि वो जो आतंकवादी थे पहलगाम के, वो नहीं मिले, उनका अभी तक कोई ट्रेस नहीं है। वो कैसे वहां तक पहुंच गए इसकी कोई भी जानकारी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी 130-40 देशों में जाते हैं, यात्राएं करते हैं, 71 से ऊपर देशों की यात्राएं करते हैं, गले लिपटते जहां भी जाते हैं जी। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लोग मोदी जी को सुनना चाह रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसकी चर्चा कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जर्मनी के नेता हो, चाहे वो फ्रांस के हो प्रेसिडेंट, सबके नेता मोदी जी हैं। सब कान लगा के सुन रहे, मोदी जी कुछ बता रहे हैं। तो इन लोगों ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? एक भी बयान नहीं दिया किसी भी देश ने, इजराइल और अफगानिस्तान को छोड़ के। तो भविष्य में जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाएंगे और जैसा कि वो करते हैं कि गले लिपटते हैं सबसे, तो ये सवाल आएगा कि जिससे गले लिपट रहे हैं उसने संकट के समय हमारा साथ नहीं दिया था, उसने एक बयान जारी नहीं किया। ये सवाल खड़ा होगा। और ये डैमेज कंट्रोल के तौर पे आप भेज रहे हैं लोगों को। मुझे नहीं मालूम है कि क्या अपॉइंटमेंट फिक्स हुए हैं, क्या इनसे मिलेंगे वो, क्या वो लोग इनसे मिलने को तैयार हैं, किस लेवल के अधिकारियों से वहां पे मुलाकातें होंगी। ये अभी सब चीजें आनी। अभी विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई है इनको। विदेश सचिव की ब्रीफिंग में भी एक बड़ा विरोधाभासी बात सामने आई है। मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश हम सबने सुना है, जिसमें वो बात कह रहे हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल की।
कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। ये क्या, तो यानी कहीं न्यूक्लियर थ्रेट की बात आई। विदेश सचिव जब सांसदों को ब्रीफ कर रहे हैं, विदेश यात्रा पर जाने वाले सांसदों को, वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कन्वेंशनल डोमेन में था, न्यूक्लियर कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो ये दो अलग अलग बातें सरकार की तरफ से कैसे आ रही है? कौन सच है, मोदी जी सच है कि विदेश मंत्रालय सच है? जी। और इस बात की कोई भी आप उस पर कोई लीपापोती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एस जयशंकर का बयान बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी का सवाल बहुत वाजिब है। तो जी। इतना बड़ा विदेश नीति को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर इतने बड़े सवाल हैं, और वो सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी पूछ रहे हैं उन सवालों को, और उन सवालों को पूछा जाना देश हित में है। कि अगर ये सवाल आज नहीं पूछे जाएंगे तो कल देश की तैयारी क्या होगी? जी। क्या ऐसा ही होगा कि सेना आगे बढ़ेगी, सेना नुकसान करेगी और एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सीज फायर कर लेगी? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए देश हित में। ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो आगे भविष्य में सरकार के ऊपर जवाबदेही कैसे तय होगी? इसलिए ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है, और उस डैमेज कंट्रोल में देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती नहीं मिलती, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल है। और याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से बिहार गए थे, वो कश्मीर नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। जी जी जी। इस बीच कांग्रेस, अभी कह रहा था मैं कि कांग्रेस पार्टी उस कीचड़ में पत्थर ना मारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को आपके सामने लाना चाहता हूं, जरा देखिए, जरा इसको और थोड़ा सा बड़ा कीजिए, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। और इस ट्वीट में लिख रहे हैं, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को बोल रही हैं, और यहाँ पर है कि पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो, लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उनकी एक न मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। ये ट्वीट किया है भी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल, नेशनल जो इनका हैंडल है, वहाँ से INC इंडिया से ये ट्वीट किया गया है। आइए चलिए इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और प्रोफेसर रविकांत जी, कविता जिसने भी लिखी है अच्छी कविता है, अच्छी कविता है। आप तो साहित्य के प्रोफेसर हैं, आपसे बेहतर और कौन समझेगा। हम लोगों को मज़ा आता है पढ़ने में। देखिए, शायद मैं पढ़ रहा था, ठीक ही पढ़ रहा था, तो पढ़ने में मज़ा आता है, राइमिंग है। लेकिन बात यह है कि बार बार मैं जिस बात को कह रहा हूं, बीजेपी चाहती तो यही है, मुद्दे से ध्यान भटकाना, इसके लिए ऐन वक्त पे जाति आधारित जनगणना लेके आना, 2 अपने कैप्टन्स को रिटायर करवा देना, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली हों। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप जनता का ध्यान नहीं भटका पाए, और आपने एक सवाल पूछा, राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा, 2 ट्वीट कर दिए, उस पे राहुल गांधी पे वार हुआ, आप पलटवार करने लगे। आप तो सबसे पहले निपटिए उस शशि थरूर से कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। उनको बुलाइए राहुल गांधी जी अपने दफ्तर में, और उसके बाद आप जो कहते हैं, भाषण देते हैं कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, तो उनको बोलिए कि गेट आउट। आपको काम तो वहां करना चाहिए ना प्रोफेसर रविकांत जी, गलत बोल रहा हूं?
यहां कविताएं लिखने में आप मगन हैं, फोटो बनाने में मगन हैं। क्या यहां आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं? खुद को नहीं कर दिया आपने? और बीजेपी चाहती तो यही है, एजेंडा वही है। प्रोफेसर साहब। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये बहुत सख्त फैसले लेने का समय है। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की मुहिम आज से नहीं, एक दशक से ज्यादा हो गया, और मैं अगर थोड़ा और पहले जाऊं, आरएसएस की नजर में राहुल गांधी बहुत पहले से रहे, और इसलिए रहे हैं कि राहुल गांधी जिन मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस विरासत को वो संभालते हैं, और ये बहुत फक्र के साथ मैं कह रहा हूं, उस पूरे स्वाधीनता आंदोलन की विरासत को, उस विरासत को जिसमें अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया इस देश की खातिर, देश के धर्मनिरपेक्षता को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए उस परिवार ने तमाम कुर्बानियां दी। सामाजिक न्याय को जमीन पर लाने का एक बड़ा काम, वो संपत्ति के अधिकार से लेकर के, और इंदिरा गांधी के द्वारा जो दिए गए थे, पट्टे दिए गए थे दलितों को, आदिवासियों को, जो जमीनें दी गई थी, जो वजीफे दिए गए थे, जो नौकरियां दी गई थी, जो बैकलॉग की भर्तियां हुई थी, उस पूरे समूची परंपरा को अगर आप याद करें, राहुल गांधी उस विरासत को लीड करते हैं। जी। आरएसएस जस्ट इसके उलट काम करना चाहती है। वो सामाजिक समरसता की बात करती है, माने जाति और वर्ण में लोग इसी तरह से विभाजित और असमानतापूर्ण रहे, और मुट्ठी तनी रहे मुसलमानों के खिलाफ, तो उनको वो चाहिए, और इस देश पर कब्जा हो उनका वर्चस्व हो, इस देश की डिग्री ना हो, ज्वाइनिंग लेटर ना हो, नौकरी ना हो, ये वो नहीं चाहते जी। और राहुल गांधी इस परंपरा को, आज अगर राहुल गांधी को आप देखें, आज उन्होंने जो ट्वीट किए खुद राहुल गांधी के वॉल पर हैं, जो फूले फिल्म आई है उसके डायरेक्टर से बात उन्होंने की, आग यहां लगती है जी। तकलीफ यहां होती है, और कहां कहां आग लगती है ये वो जानते हैं और हम जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। तो झुलस तो वो रहा है ना असल में। तो आपको राहुल गांधी को बनाना है, लेकिन ये वो दौर खत्म हो गया है। अब दरभंगा गए राहुल गांधी और पूरा अमला लगा रहा प्रशासनिक, और राहुल गांधी को जो करना था करके चले आए। और जो जिस तरीके से उन नौजवानों के भीतर ऊर्जा पैदा हुई है, पूरे बिहार को चुनाव को राहुल गांधी ने बदल करके रख दिया है। अब राहुल गांधी को आज से मुनीर हो या कुछ भी बना करके आप रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए आपने ठीक कहा कि ये वक्त चुटकुलेबाजी का या ये वक्त उन कार्टून बनाने का नहीं, ये वक्त पत्थर पर लकीर करने का है, गहरा उकेरने का है। चाहे वो शशि थरूर हो या कोई दूसरा हो। अब समस्या जो हमें लगती है वो राहुल गांधी बेहद डेमोक्रेटिक व्यक्ति है, और जो कांग्रेस के भीतर संघी है वो बड़े बड़े बेशर्म हैं। और वैसे भी मैं कई बार कहता हूं कि संघ कहां नहीं है, आरएसएस के लोग हर पार्टी में बैठे हुए और बेहद बेशर्म। अब वो जैसे जैसे करते हैं कई बार तो समझ में नहीं आता है। शशि थरूर जैसे लोग धीरे धीरे खुल रहे हैं, इनको तो उसी दिन पहचान लेना चाहिए था जिस दिन वो खड़गे साहब के सामने आकर के चुनाव लड़ रहे थे। और अगर वो अध्यक्ष होते तो आज क्या होता, पूरी कांग्रेस पार्टी को गिरवी रख दिए होते मोदी जी के झोले में। वो झोला लेकर के कब निकल जाएंगे किसी को नहीं पता है। असली जो सवाल है, क्या वो सवाल के आपने सीज फायर का ऐलान ट्रंप क्यों करते हैं और ये क्यों फैसला लिया? आज जो आपने वो रिट्रीट वाला मामला है वो कैसे?
अभी तो आप वो पानी भी खोलेंगे, फिर आप ये सब क्यों कर रहे थे? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और क्या हासिल हुआ? भारतीय सैनिक कितने शहीद हुए, कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कितना सबक सिखाया गया, क्या ये सवाल नहीं होंगे? राहुल गांधी के तस्वीर में हम कह रहे आप 4 और तस्वीरें लगा दीजिए, क्या लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे क्या? और राहुल गांधी तो जो लाइन ले चुके हैं, मोदी जी को सबसे ज्यादा दिक्कत वही है कि राहुल गांधी बहुजन की राजनीति क्यों कर रहे हैं। असली जो मैंने कहा ना, जो पजामे में आग लगी है जी, वो यहां लगी है। जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी ने कैसे साहब वो 56 इंची राजा धिराजा महाराजा नरेंद्र भाई मोदी कैसे झुका दिया। लोग मजे ले रहे हैं कि साहब जाति जनगणना पे आ गए। जो कहते थे ना जातियां हैं ही नहीं, 4 जातियां हैं गिनाते थे, युवा है, बुजुर्ग है, ये है वो है, अब आपको सब दिखने लगे। तो राहुल गांधी ने जो एक स्थायी अपना बनाया है वजूद इस देश की राजनीति में, इस देश के लोगों के दिल में, मोदी जी को वो भी तकलीफ है कि हाय हमने किस जतन से बनाया था, कितने झूठ बोल करके, कितना प्रोपेगेंडा मशीनरी लगा करके, गोदी मीडिया और क्या क्या, इस व्यक्ति ने तो ऐसे ही खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी आज जहां है, वो मैं तो कई बार कहता हूं कि सपने में भी राहुल गांधी आते होंगे मोदी जी का, बाकी तो और कोई आएगा ही नहीं। बेचारे घर परिवार कुछ है नहीं, इस उम्र में तो नाती पोते होते थोड़ा, तो असल में थोड़ा समझ भी रहे होते दर्द क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो मोदी जी ने ना प्रेम महसूस किया ना कुछ, केवल और केवल युद्ध के उन्माद में ईर्ष्या तनाव, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए। तो राहुल गांधी तो उनकी नींद हराम किए हुए, तो बेचारे क्या करेंगे? अब एक ही बचता है कि पाकिस्तान के साथ आप चेप दीजिए। पाकिस्तान की औकात क्या है? यहां भी आपने भद्द पिटवाई, आप वो ट्रंप आपको चिप करके चला गया, एक बार नहीं 4-4 बार। इन सवालों का जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे देश के लोगों को? राहुल गांधी का मैंने कहा ना कि आप 4 पोस्टर बनाइए, लेकिन ये सवाल बेमानी नहीं होने जा रहा है। और असली जो तकलीफ है वो राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीति की, जो सवाल वहां से खड़े हो रहे हैं, जो ऐलान वहां से हो रहे हैं, और शशि थरूर जैसे लोगों का, वो आपने ठीक कहा कि ऐसे लोगों के साथ बहुत कड़े फैसले। और ये साल जो है राहुल गांधी ने जो तय किया है, आरएसएस का 100वां साल है, और राहुल गांधी ने अपने लिए संगठन का साल और कांग्रेस की वापसी का साल चुना है, इतना मैं उसको देख और समझ पा रहा हूं जी। और ये पहली बार है जब राहुल गांधी बिहार चुनाव में 4 बार शायद आ चुके हैं, जिसकी बात हम लोग, जिसकी कमी महसूस करते थे कि वो जीत की भूख राहुल गांधी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, वो अब दिखने लगी। तो ये 2025 का साल, और मुझे लगता है कि शशि थरूर जैसे लोग भी अब जल्दी ही उनको अपनी सही जगह मिलेगी। अब वो मोदी जी खींच के ले जाते हैं कि बेशर्म बने रहते हैं यहीं, या राहुल गांधी ही कुछ करके उनको वहां भेजते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा ताजपोशी करके वहां पहुंचा दें सही ठिकाने पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, मोदी जी का भी भला होगा। बेड़ा गर्क हो गया उनकी विदेश नीति का। हो सकता है कि शशि थरूर ही कुछ संभाल लें। अजीब जी, शशि थरूर संभाल लें, जाएं यहाँ से रिजाइन करके जाएं वहाँ, फिर चुन के आ जाएं। लोकसभा से तो जीत नहीं सकते, वो कांग्रेस पार्टी में है तभी जीत गए। जाएं राज्यसभा से, फिर उनको लेके जाएं नरेंद्र मोदी जी। तो देश को चाहिए बढ़िया एक विदेश मंत्री, इस वक्त उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये तो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, लेकिन राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। राहुल गांधी पर क्यों हमलावर हो रही है बीजेपी, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अनिल सिन्हा जी, आखिर बीजेपी को राहुल गांधी से क्या परेशानी हो गई अचानक? राहुल गांधी ने एक सवाल पूछ दिया, इग्नोर कर देते। नहीं, ये एक सवाल का मामला नहीं ना, बहुत बेसिक सवाल पूछ दिया ना।
बेसिक सवाल पूछ दिया। इससे पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो चल रहा है, IRCTC के टिकट पर अपना फोटो डालना, और उसके लिए सोलो गेम चल रहा था, और विपक्ष ने उनको, मैं नहीं कहूँगा क्या कि राहुल गांधी ने लेट किया, ये पहलगाम का मामला जैसे आया था, ये पहले ही उनको पहले दिन से सवाल पूछना चाहिए था कि ये पहलगाम हुआ कैसे और इसको रोका क्यों नहीं। विपक्ष ने पता नहीं कौन सलाहकार सब था, यही सब स्लीपर सेल वाला सब होगा, उन लोगों ने उनको सलाह दे दी क्या कि भाई ये क्या कहते हैं, इसमें 7 है। अरे 7 तो है ही, इसके लिए अलग से बताने की क्या जरूरत है। सवाल है क्या कि हुआ कैसे। तो ये वो उस समय चूक गए राहुल गांधी भी, और वो उसी समय से स्टैंड लेना चाहिए था सरकार को ऑलवेज सवाल पूछने का। इतिहास रहा, 4 युद्ध हमने लड़े हैं, हर एक युद्ध में विपक्ष ने सवाल पूछा और कटघरे में खड़ा किया जो भी सत्ता थी, जो भी ये थे। अब बताइए कि आज तक भी कोई एक उंगली जो उठाने, नेहरू जी पर तो मान लिया किस्से कहानी गढ़ ली है, लेकिन शास्त्री जी पर तो कोई किस्से कहानी भी नहीं गढ़ पाया है अभी तक। लेकिन उनका भी विरोध हुआ था, उस समय भी उनसे सवाल पूछा गया था। ताशकंद में जब समझौता हुआ तो उसके बाद उनको, उनकी मौत की वजह ही यही बताई जाती है कि उन्होंने समझौता कर लिया, और उसके बाद घर में भी लोग उनसे बातचीत करने के लिए नहीं तैयार थी, उनकी पत्नी ने मना कर दिया था। तो ये होता है कि जो भी डिसीजन आप स्टेट हेड के रूप में लेते हैं वो ऑलवेज सवाल हर एक नागरिक को करने का। और ये तो नई परंपरा चल गई है कि राष्ट्रद्रोही मुनीर का पाकिस्तान का एजेंट। अरे पाकिस्तान का एजेंट तो देख रहे हैं पकड़ाई वो महिला, और वो जो है वो नाक के नीचे कर रही थी, और ये लोग जो है कुछ नहीं किया। ये तो एजेंट सब तो घूम ही रहे हैं लगातार, ये लोग क्या कर पा रहे हैं। वो तो पता चला पहलगाम में भी ना, वो आ करके चला गया। पुलवामा के बारे में आप बताइए ना, तो सवाल तो जब बात आई है तो दूर तलक जानी चाहिए। पुलवामा में जो कुछ हुआ, कौन सा आपने सबूत इकट्ठा किया है? तो उसने तो सिर्फ यही पूछा है ना राहुल गांधी ने कि भाई आपने पहले क्यों बताया। वो बोल रहे हैं एट द स्टार्ट, बोल दिया तो क्यों बोला, ये एक सिंपल सवाल है। और अगर बोला तो उसका नुकसान हमको कितना हुआ, ये तो कोई भी सवाल करेगा। ये चूंकि पूरा मीडिया और ये पूरा जो इको सिस्टम बना हुआ है वो साथ में है, ये गुल्लू टुल्लू टाइप के जितने हैं, और ये क्या कहते हैं मोहतरमा सब, वो उनकी वजह से ये चला हुआ। नहीं तो ये सवाल नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। और आज तो उसने भी, विक्रम मिश्री ने भी ये उनका भाड़ा फोड़ दिया। वो ऊंचे ऊंचे कहा कि ब्लैकमेल हम न्यूक्लियर, ये क्या कहते हैं, कहीं सही का प्रशांत जी ने। वो तो अब सवाल आएगा, क्योंकि वो जो है उनको ही कंट्राडिक्ट कर दिया, और ये कंट्राडिक्ट लगातार हो रहा है। वो उनके ये जो ये कहते हैं वो उससे एडमिट जो भी उनका ये है क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी है, वो सहमत नहीं है। इसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि जो टू द पॉइंट है, जो ऑथेंटिक चीजें वही जाए बाहर। अब एक कन्फ्रंटेशन मैं तो देख रहा हूँ कि एक जो क्या कहते हैं जो भी बनाया है, एक ब्यूरोक्रेसी और इनके बीच में जिस तरह से विक्रम मिश्री के साथ किया गया, सोफिया कुरैशी के साथ जिस तरह से किया है, तो इससे निश्चित तौर पर एक जो है सेगमेंट इसके खिलाफ नाराज होना चाहिए, मेरा अंदाजा है। वो भी कन्फ्रंटेशन है। और मुझको तो मेरा तो अंदाजा ये है, इवन बीजेपी के अंदर भी ये जो सोलो गेम चल रहा है, इसके लिए कोई साथ में नहीं है। ट्रंप वाला मामला, अगर कोई भी सेंसिटिव आदमी है, एक चीज जरूर है कि उस सारे किस्से जो है एक साथ आना चाहिए। ये मामला जयशंकर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। पहलगाम से लेकर के ट्रंप और ये जयशंकर, और अब जो है ये न्यूक्लियर वाला भी आ गया कि इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर, उसने कहा कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ वर्ड सिग्नलिंग वर्ड इस्तेमाल किया है विक्रम मिश्री ने, सिग्नलिंग, मतलब उनके तरफ से इसका कोई सिग्नल नहीं दिया गया। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल से डरेंगे नहीं। तो मतलब क्या है कि कितना इर्रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है देश की है, ये एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी, और ये प्रधानमंत्री से लेकर के सारा है। और अभी देख लीजिए कि गौरव आर्या अभी भी देख रहे हैं, उछल रहा है टीवी पे, जिसने देश की नाक कटा दी और एक मित्र देश से दुश्मनी करा दी, वो जो है उछल के किससे कहानी गढ़ रहा है।
और इतना झूठ सारे उसके बारे में हमको लगना चाहिए, एक लाना चाहिए कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि मीडिया में जो चला और जो चालू है वो उसके आधार क्या है और किस तरह से चल रहा है, एक वाइट पेपर टाइप का हम लोगों को निकालना चाहिए। आपके पास रिसोर्सेस है, आप करवाइए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और मीडिया इस पे आना चाहिए, तब इनका पूरा फूटेगा कि क्या है, ये सब पूरा पता चलेगा। तो ये दूसरी फाइट में क्या देख रहा हूँ, ये कहा सोशल जस्टिस वाली फाइट ना काफ़ी तेज होने वाली है, क्योंकि वो राहुल गांधी जो दरभंगा गए उससे एक नए किस्म का बिहार की राजनीति में मतलब राजनीति बिहार में चालू है। बिहार में ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह सब कितना भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ एक इंटेंस फाइट, गरीब सबसे गरीब स्टेट है, वहाँ का चुनाव हुआ है। आप देख लीजिए कि कोई मतलब उस स्टेट के बारे में क्या करना है, उसको भी जीतना है, यही जो है मतलब फरेब से और फॉल्सूट से। तो वो एक ग्राउंड पर उन्होंने कर दिया है। अब हमको लग रहा है क्या कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया की वो अब ठीक डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये बीच में जो चल रहा था कि हम सब इकट्ठे हैं, कोई इकट्ठा नहीं है। देख रहे हैं ना, अभिषेक बनर्जी को भेज दिया। अभी तक आप लोगों को लग रहा था कि टीएमसी जो है खड़ी होगी, तुरंत झुक के तैयार है। और ये विपक्ष को मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ कि जब संसद का सत्र नहीं हुआ, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यहाँ की जनता को नहीं बताया, उसके बाद सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नाम पे सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, जिसमें आपने चुन लिया है, जिसमें कि किसी से मांगा नहीं। तो सर्वदलीय तो नहीं हुआ, न संसदीय हुआ, क्योंकि संसद को ही जब मालूम नहीं है उसका प्रतिनिधिमंडल कैसा। तो एक आप भेज रहे हैं टीम, इस टीम का बहिष्कार करना चाहिए था कि भाई ये टीम है ही नहीं, न संसदीय है ये और न ये सर्वदलीय है जी। ये तो आपकी चुनी हुई टीम है, इसमें कुछ अपने सांसदों को ले लिया है, वो भी ऐसे सांसद जिनकी खुद की विश्वसनीयता अपनी पार्टी में ही ये है, संदिग्ध है जी। बिल्कुल। तो ये इसका विरोध होना चाहिए जम के और पूरा आना चाहिए। अब तो आ गया, अब अच्छा है। ये कविताएं हैं, मैं इसके आप लोगों से सहमत नहीं हूँ क्या कि उनके निचले स्तर पर नहीं जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा वार है, वार की तरह लड़िए। इसमें आपको बताना ही पड़ेगा कि ये चोर है। गली गली में हम लोग क्या चलता था, जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये केबी साहब का था, वो कहता था कि गली गली में चोर है कबिया, और आगे जो लगाता था वो नहीं बोलूँगा, तो चोर है, गली गली में लोग बोलते थे। बताना होगा कि ये जो है ये ऐसे ही मुनीर तुनीर का फोटो लगाते रहेंगे, इससे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वार है, वार की तरह लड़िए। और ये डोमेस्टिक जो वार आपको सीमा पर आपको लड़नी है, वही वार अंदर करें। देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान के लड़ने के बदले इंडिया गठबंधन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे इन लोगों के बारे में क्या कहा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे उधर मुनीर का प्रमोशन हो गया है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। मुनीर का प्रमोशन हो गया है, फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं, और वो पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहले अयूब खान थे 1959 से 1967 तक, और उसके बाद अब ये दूसरे हैं, यानी अब आजीवन रहेंगे। और हो सकता है जैसे राष्ट्रपति बन जाते हैं ये लोग, कब्जा लेते हैं। पाकिस्तान का इतिहास ही अलग है, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन मुनीर साहब ने जो अपने यहाँ वीडियो अमित मालवीय के थ्रू हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में, क्योंकि हम तो पाकिस्तान का चैनल और कुछ देख नहीं पाते, वो सब बैन है, अमित मालवीय देखते हैं, तो अमित मालवीय ने वो वीडियो एक जारी किया था जिसमें था कि मुनीर ने फ़ोन किया 2:30 बजे रात को शहबाज शरीफ को और कहा कि भारत ने हमला बोल दिया है। तो शायद उसका बेनिफिट मिला है मुनीर को। लेकिन मुनीर का चेहरा और राहुल गांधी का चेहरा लगाकर बीजेपी जो यहाँ खेल करना चाहती थी उसमें वो फंसी हुई है। कांग्रेस को नहीं फंसना चाहिए इस चीज़ पे। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कांग्रेस के भी कई लोग जो वही पोस्टर में दिखा रहा था उसको, उस कविता को शेयर कर रहे हैं। अभी भी सलाह यही है कि उससे बाहर निकलें और जो मूल मुद्दा है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस मूल मुद्दे पे रहने की कोशिश करें। देश को आज की तारीख में मूल मुद्दों से
अगर बीजेपी भी भटकाएगी, कांग्रेस भी भटकाएगी, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक ही राह में चलेंगे तो फिर देश किधर जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ ये सवाल उठता है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, दिन भर हम लोगों ने आज वक्त पे लाइव किया था, आप भी साथ में थे, लगभग 4 घंटे इस पर बहस हुई है, वक्फ कानून पे, उस पे आएंगे, उस पे कल भी बहस होनी है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की जो बात चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं, लेकिन एक देख रहा था एक बाइट सलमान खुर्शीद की बाइट, उसमें भी कि विदेश का मामला है, देश की अंदरूनी सियासत अलग है, विदेश की सियासत नहीं होनी चाहिए, खुर्शीद साहब भी जा रहे हैं, ये सब G23 वाले हैं। लेकिन आज भी G23 पे लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ये एक बड़ा विषय है। हम लोग भी कितनी बार विपक्ष की जो चर्चा करते हैं उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत तरफदारी भी कई बार कर देते हैं, अच्छा काम करते हैं तो। लेकिन बात यह है अमलेंदु जी कि इन लोगों पे, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे आनंद शर्मा हो, इन लोगों के बयान जो आते हैं कई बार कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के ऐसे प्रमुख नेताओं को बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में ले आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर कांग्रेस के अंदर? राजीव जी, अब ये तो कांग्रेस बताएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं फिलहाल तो पहली चीज ये राजीव जी कि बीजेपी ने यहाँ भी G23 के साथ खेल कर दिया। मनीष तिवारी को बेचारों को दिया ही नहीं कोई भी लीड करने के लिए, शशि थरूर को तो दे दिया। भाई जितनी मेहनत शशि थरूर कर रहे हैं, मनीष तिवारी उससे कम मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। तो मनीष तिवारी को भी एक डेलीगेशन दिया जाना चाहिए था लीड करने के लिए। मंत्री मनीष तिवारी भी रह चुके हैं और पूरी शिद्दत के साथ मनीष तिवारी भी शशि थरूर की तरीके से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मनीष तिवारी को भी दिया जाना चाहिए था। राजीव जी, असल में मसला ये है कि जैसा राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ जाने कौन कौन से 23 और 22 बनते रहते हैं, सबको बोलने की आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन अमित शाह या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सकता है? तो ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोग बोल सकते हैं। लेकिन राजीव जी, आंतरिक लोकतंत्र होता है, निश्चित तौर पर अच्छी बात होती है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की एक मर्यादा भी होती है, और मर्यादा ये होती है कि आपको जो भी असहमतियां अपने नेतृत्व से हो, चाहे पॉलिसी के स्तर पे हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, वो आप अपने नेतृत्व से अंदर कहिए। इसमें बाहर आकर बातें नहीं की जाती राजीव जी। हम लोगों ने राजीव जी बहुत नजदीक से कम्युनिस्ट पार्टियों को देखा है, एक एक मुद्दे पर वहां महीनों बहस चला करती है, और यहाँ तक कि जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, केंद्रीय महासचिव होता है, उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। लेकिन जब पार्टी तय कर लेती है कि हमारी ये लाइन है, तो उस लाइन के खिलाफ जो पार्टी की बैठक में अंदर बोल रहा होता है, बाहर आकर वो पार्टी की लाइन बोला करता है। यहाँ तक कि अगर ज्योति बसु जो है प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम चलता है और पार्टी कह देती है कि ज्योति बसु का नाम नहीं जाएगा, तो ज्योति बसु अपना नाम वापस खींच लेते हैं, ज्योति बसु उसका कभी जिक्र तक नहीं करते। उसका नुकसान आगे चलकर पार्टी को होता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये होती है इंटरनल डेमोक्रेसी कि हम पार्टी के फोरम पर बात करेंगे, लेकिन पार्टी के बाहर जाकर हम वही कहेंगे जो हम कहेंगे। अब लेकिन यहाँ राजीव जी मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी शायद शशि थरूर का सुन नहीं पाए थे, वो मोदी जी के बारे में कथन कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए वो बिच्छू हैं जिसको ना हाथ से हटाया जा सकता है और ना चप्पल से मारा जा सकता है। तो ये जो था वो कथन जो था वो हमारे शशि थरूर जी का था, प्रातः स्मरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में। तो अब वो कहाँ पीछे हुआ है, क्या हुआ है, तो शशि थरूर जी बताएं कि वो बिच्छू अभी भी शिवलिंग पे बैठा हुआ है कि हट गया या चप्पल से मार दिया, ये शशि थरूर जी बताएं। और मोदी जी बताएं कि वो 50 करोड़ की जो गर्लफ्रेंड वाली थे, तो वो कहाँ तक पहुंची है गर्लफ्रेंड की बात, ये मोदी जी जानेंगे। बहरहाल राजनीति बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, वहां बदल रही हैं, लेकिन आपकी राजीव जी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि कांग्रेस को इस नीचता में नहीं उतरना चाहिए जिस नीचता में भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। और इसलिए नहीं उतरना चाहिए कि आप नीचता में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उनका प्रशिक्षण ही राजीव जी बिलो द बेल्ट वार करने से शुरू होता है। संघ की शाखाओं में जो सबसे पहले सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको सामने वाले का मान मर्दन करना है, किस तरीके से उसका चरित्र हनन करना है। तो पहला प्रशिक्षण उनका यही होता है, और छोटे से लेके बड़ा प्रधान स्वयंसेवक तक यही काम करता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार राजीव जी यही काम करते हैं, जो अमित मालवीय करते हैं वही काम प्रधानमंत्री भी करते हैं, वही काम दूसरे लोग करते हैं। तो आप नीचता में आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इतने नीचे आप नहीं कर सकते, तो जिस फील्ड पे आप नहीं जा सकते उसमें मत जाइए। आपका एक अपना रहा है, ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी संघी राजीव भी षड्यंत्र नहीं करते थे।
हम लोग छोटे छोटे थे, हमने सुना है सन 77 के चुनावों में किस तरीके से संघी जो थे वो नारे लगाया करते थे गलियों में घूम घूम कर कि इंदिरा गांधी के गली गली में झंडी हो जाने क्या क्या इंदिरा गांधी ये सब कहा करते थे, यही संघी राजनीति। तो इसलिए जो ये जितने नीच हो सकते हैं आप उतने इनकी नीचता में बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ये जितने नीच हो सकते हैं। तो इनकी नीचता पे जाकर नहीं करना, प्रोपेगेंडावाद है, प्रोपेगेंडावाद का बिल्कुल जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखें, अमित मालवीय को कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो है वो कम से कम कांग्रेस का ट्विटर हैंडल रहना चाहिए। मालूम पड़े ये पार्टी का ट्विटर हैंडल है, ये सुप्रिया श्रीनेत का या अमित मालवीय से टक्कर लेने वाले किसी 2 रुपए के टोल का ट्विटर हैंडल नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारा भी जाना चाहिए। तो ये पार्टी की अंदरूनी चीज है, उसको तय करना है कि वो क्या करें क्या ना करें। हम लोग एक समीक्षा कर सकते हैं और यही समझ सकते हैं कि कांग्रेस इतना नीचे नहीं गिर सकती। राहुल गांधी पूरी जिंदगी में नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राहुल गांधी चाहकर भी उस स्तर तक नहीं जा सकते जिस स्तर तक नरेंद्र मोदी अमित शाह जा सकते हैं। तो इसलिए आप उनकी उस मामले में चक्कर बिल्कुल ना लें, उस मामले में आप चक्कर ले ही नहीं सकते हैं। आप चक्कर ले सकते हैं तो आप राजीव गांधी का प्रतिमान स्थापित करें, आप इंदिरा गांधी का करें, पंडित नेहरू का करें। आपके पास शानदार विरासत है, सिर्फ नेहरू इंदिरा और राजीव की विरासत नहीं है राजनीति। महात्मा गांधी से लेकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक लंबी विरासत आपकी है जिसको आप ओन करते हैं, आपकी पूरी एक लीगेसी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन है? इनको उधार भी लेना पड़ता है तो आप आपसे लेने पड़ते हैं, मतलब उधार लेने पड़ते हैं तो सरदार पटेल को उधार लेना पड़ता है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप विदेश में जाकर गोडसे की बात कर सकें। यहाँ आप गोडसे की बात करेंगे, लेकिन हिम्मत है नरेंद्र मोदी की कि विदेश में जाकर कह सकें कि हम गोडसे के देश से आए हैं? कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि हम सावरकर के देश से आए हैं? कह सकते हैं क्या हम हेडगेवार या गुलवर्कर के देश से आए हैं? वहां आपको जाकर कहना ही पड़ता है कि हम नेहरू और गांधी के देश से आए। तो ये राजनीति अंतर है। तो इसलिए इनको उस पर नहीं जाना चाहिए। प्रोपेगेंडावाद है, आप उसका बिल्कुल जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आरएसएस ने क्या किया, बिल्कुल आप उसके जवाब दीजिए। लेकिन इस बात को कहने के अपने तरीके हो सकते हैं, उस तरीके से कहिए। आप 2 रुपए के ट्रोल बनकर जो है इस ट्रोलिंग में आप भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पा सकते, क्योंकि उनका प्रशिक्षण जो शुरू होता है वो वहीं से शुरू होता है कि किस तरीके से आपको नीचता के स्तर तक जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सलाह है, सही बात है और विश्लेषण बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग जो कर रहे हैं। और इसमें देश की दशा दिशा इस पर चर्चा जरूरी है। ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, अब देश की सियासत बिल्कुल चरम पे है। यहाँ पोस्टर वार, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और दोनों पर बिल्कुल बीजेपी राहुल गांधी पर, कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर। क्या पोस्टर वार में उलझकर ये पूरा का पूरा जो बीजेपी जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती थी उसमें उसने कांग्रेस को फंसा दिया है बीजेपी ने, या बीजेपी खुद फंसी हुई है? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके जरिए हम लोग बात तो कर रहे हैं बहुत देर से, मैं भी कह रहा हूं, आप सब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब एजेंडे की बात आती है तो क्या यहां पर कल से लेकर आज तक राहुल गांधी ने एक सवाल, वाजिब सवाल पूछा। राहुल गांधी को लगा, उनकी पार्टी को अगर लगा हो, उन्होंने सवाल पूछा। कल हमने देखा कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोरारजी देसाई का नाम लेते हुए उन्होंने क्या कुछ नहीं बताया, और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी तक उन्होंने बहुत सारे हमले किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत एग्रेसिव नोट पे था, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का सपोर्ट मिल गया, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, और आज यहां क्या डाउनफॉल की तरफ, डाउनवर्ड नहीं है कांग्रेस पार्टी? ये समझना जरूरी है। जरा आप बताइए कि आखिर क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी उस चक्कर में फंस गई है या बीजेपी फंसी हुई है? देखिए, बीजेपी तो पहले से ही फंसी हुई है। आप सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस को उस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लेकिन ऐसा कहा गया है, शठे शाठ्यम समाचरे, और यह भी कहा गया है आपातकाले मर्यादा नास्ति। यह आपत्ति काल है, आपातकाल है, इसमें किसी तरह की मर्यादा की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम सब लोग, देश के लोग भी, साधारण से साधारण भारतीय भी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी कांग्रेस के स्तर तक उतरने की आशा नहीं करता। उसको भी लगता है कि नहीं, कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी, कांग्रेस को ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुद्दों की बात करनी चाहिए, सवाल पूछने ही चाहिए।
सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हमारे कितने जहाज गिरे थे। सवाल जरूर पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान अपनी तरफ से कैसे कर। राजीव जी, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। एक ताजा खबर ये है, आज सुबह अखबार में छपी है। सेना के जरिए पूरा देश और दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आज तक तमाम जानकारियां हासिल कर रहा है। कल एक बड़ी घटना हुई है। भारत की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के जरिए मार गिराने का दावा किया। मैं फिर दोहरा दूं, यह वीडियो भारत की सेना ने जारी किया कि शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल हमारे S-400 सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा। उससे भी बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना द्वारा जारी यह वीडियो पूरी तरह फर्जी था। पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज जताया तो भारत की सेना ने आज वो वीडियो अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से हटा लिया है। आप कल्पना करके देखिए राजीव जी, हमारी गौरवशाली सेना जिस पर पूरा देश भरोसा कर रहा है 7 तारीख से आज तक, उसके हर ऑपरेशन के बाद उसने जो बताया उसे हम सब ने आंख मूंद कर स्वीकार किया। लेकिन अगर इतना बड़ा दावा कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन हमने मार गिराई है और फिर पाकिस्तान के ऐतराज करने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी मिसाइल नहीं गिराई गई, भारतीय सेना ने उसकी पाकिस्तान की आपत्ति को स्वीकार किया और वीडियो हटा दिया। ये बेहद गंभीर बात है। कम से कम सेना को इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं उलझना चाहिए। जो फैक्ट्स हों, जो असल में हमारी उपलब्धियां हों, उन्हें ही देश के सामने रखना चाहिए। एक खबर इसमें और जोड़ दूसरे बिंदु, एक खबर और जोड़ देता हूं। अभी ये खबर है कि भारतीय सेना कह रही है कि स्वर्ण मंदिर के परिसर में कोई भी बंदूक या एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किया गया था। कल से ये खबर चल रही थी कि स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था और हमारी सेना ने उसको ध्वस्त कर दिया। अब ये भारतीय सेना कह रही है कि हमने वहाँ स्वर्ण मंदिर परिसर में हमने नहीं किया था। चलिए, ये परिसर की बात है, लेकिन जब 71 का वार हुआ था उस समय भी स्वर्ण मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, याद कीजिए। और अभी भी स्वर्ण मंदिर को निशाना वाली बात थोड़ा सा पच नहीं रही है, लेकिन चूंकि ये खबर पिछले 3-4 दिनों से खूब तैरी आज के अखबारों की, जी डॉक्टर साहब, आज के अखबारों में मध्य प्रदेश में सेकंड लीड छपी है ये खबर। मैं उसी तरफ इशारा करना चाहता हूं। इस आपातकाल में, देश के संकट के समय में कम से कम सेना के जरिए कोई गलत सूचना हम लोगों तक, देश तक, दुनिया तक न पहुंचे और उसे विड्रॉ करना पड़े, ये उससे भी बुरी बात। अब मैं उस तरफ ले चलता हूं जहां प्रशांत जी ने कहा था कि 11 साल प्रधानमंत्री दुनिया भर के दौरे करते रहे, हासिल क्या हुआ, हमारे साथ कौन खड़ा था। कौन खड़ा था वो गिनती हम कर चुके हैं कि कोई नहीं खड़ा था। तालिबान की सरकार जरूर हमारे साथ खड़ी थी, हमने थैंक यू वेरी मच कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने फोन करके मुत्ताकी को फोन किया गया। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा था, जो दुश्मन पाकिस्तान के खड़ा था, उस देश का नाम है तुर्की। रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति। अब मैं जो आंकड़े गिनाना चाहता हूं, कृपया मुझे आधा मिनट दीजिए। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बार मुलाकातें एर्दोगान के साथ हुई हैं, उनका तारीखों के साथ ब्यौरा ये रहा। 8 सितंबर 2016 चीन में एर्दोगान से मुलाकात, 3 नवंबर 2015 तुर्की में G20 सम्मेलन में मुलाकात, 7 जुलाई 2018 जोहानिसबर्ग में मोदी की एर्दोगान से मुलाकात। ये देख लीजिए, तस्वीर देखिए। 16 जी बिल्कुल इसी तरह मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलना भी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। 16 सितंबर 2022 उज्बेकिस्तान में एर्दोगान से मोदी की मुलाकात, 9-10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में G20 सम्मेलन में मुलाकात,
2017 स्टेट विजिट पर भारत आए एर्दोगान। 2023 1 दिसंबर दुबई में यूएन क्लाइमेट चेंज सेशन में एर्दोगान से मुलाकात। जून 2019 ओसाका जापान में एर्दोगान के साथ मुलाकात। जुलाई 2018 जोहानिसबर्ग में, ये मैं पहले बता चुका हूं। दिसंबर 2024 अभी 6 महीने पहले एमईए की वेबसाइट बता रही है, उसमें ये लिखा है कि भारत और तुर्की के बीच और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एर्दोगान के बीच जिस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ये एमईए की वेबसाइट 2024 में दिसंबर में लिख रही है। और उस तुर्की ने क्या किया? इस वक्त हमारे पाकिस्तान के साथ संघर्ष में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब सरकार तुर्की के बहिष्कार की तमाम सारी उसके कारोबार को रोकने की पहल कर रही है। पूरा संघ और बीजेपी का सोशल मीडिया आईटी सेल बायकॉट तुर्की का नारा बुलंद कर रहा है। अजरबैजान का विरोध हो रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका का नाम झूठे मुंह भी कोई नहीं ले रहा। न नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जुबान पर है, न अमेरिका और चीन पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जबकि वे ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हिजगरे इस वक्त साबित हुए थे। तो कुल मिलाकर अभी जो कुछ चल रहा है, और ये जो विदेश जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, राजीव जी, उसमें सियरा लियोन एक देश, कुल 84 लाख आबादी। इस देश में न जाने कितने महानगर होंगे जिनकी आबादी सियरा लियोन से ज्यादा है। कांगो की आबादी 64 लाख है। हम उनको क्या बताने जा रहे हैं? पहले देश को तो बता दें कि क्या हुआ था। देश को कुछ बताने को तैयार नहीं है। देश की तरफ से नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते तो वो देशद्रोही है, पाकिस्तान परस्त है। टीवी लाइव सवाल पूछे तो कहो कल अंकुश लग जाएगा, चैनल बंद करा देगी सरकार। तो मैं समझता हूं सरकार की बेचैनी और हताशा इन तमाम कदमों में साफ दिखाई दे रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच एक खबर ये आ रही है कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जो याचिका है, बेल याचिका, उस पर कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस NK सिंह हैं, ये दोनों कल सुनवाई करेंगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट में ही आज वक्फ बिल पे जो सुनवाई चल रही थी, ये सुनवाई कल भी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे तमाम साथी जो आज दिन भर जुड़े रहे हमारे साथ, वो कल भी दिन भर जुड़े रहिए। लगातार 4 घंटे लगभग बहस हुई, लंच से पहले और लंच के बाद। और एक एक बातें, जहां बहस में दलीलें जो पेश की जा रही थीं, उन दलीलों को हमने आपके सामने रखा था। और आपने देख लिया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-6 वकील खड़े हुए थे, जिसमें कपिल सिब्बल जिसको लीड कर रहे थे, कपिल सिब्बल लगभग 2.5 घंटे उन्होंने दलील पेश की है। उनके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, उनके अलावा और भी 2-3 ऐसे वरिष्ठ वकील वहाँ पे थे जो अपनी बात दलील वहाँ पेश कर रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो कल भी दलीलें पेश की जाएंगी। और इधर सत्ता पक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो हैं ही, लेकिन दूसरे एक और भी हैं जो किसी और राज्य की तरफ से हैं, खड़े हैं, और नाम है हरीश साल्वे, आप जानते हैं। तो खैर, मज़ेदार होगा कल का भी दिन। तो आप लोग जुड़िएगा दोस्तों, और दिन भर हम आप तक रहेंगे। कोर्ट में जो हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा, वक्फ बिल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस जो है वो इनका है, अली खान का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखते हैं। क्योंकि जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति जी, हरियाणा वाली, उनको पता ही नहीं है कि केस में है क्या। चलिए खैर, उन पे कोई टिप्पणी अभी नहीं, कल बात करेंगे। जी कुछ डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ ठीक रेणु भाटिया ना, रेणु भाटिया, स्वाति भाटिया मुझे ध्यान आ रहा था, रेणु भाटिया, माफी चाहूंगा, रेणु भाटिया। और एक दिलचस्प तस्वीर, डॉक्टर साहब एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने की इजाजत दीजिए, हमने ऑफिस को भेजी है जी। विजय जॉली भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो एर्दोगान से 2018 में मिले थे और एर्दोगान की गले में भारतीय जनता पार्टी का भगवा पट्टा, चुनाव चिन्ह कमल सहित उनके गले में है। और विजय जॉली ने उसका ट्वीट किया था
और ये भी लिखा था सेफ्रॉन लोटस स्कार्फ एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस एट अंकारा टर्की। ये वो तस्वीर ये है। तो अब ये एर्दोगान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये विजय जोली साहब को जरूर बताया जाना चाहिए। जी, हो सकता है उस वक्त इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर एर्दोगान। जी, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जी, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हालांकि टर्की के नाम पे आज अर्नब गोस्वामी के चैनल ने माफ़ी मांगा है, कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांग ली है। चलिए, माफ़ी मांग ली, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय आप वहां ले जा रहे थे। खैर, लेकिन आना चाहता हूं एक बार फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे 2-3 बातें जो रखी गई हैं, जरा उसी को आगे बढ़ाइए। एक तो राहुल गांधी का मुद्दा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जब आप यहाँ देखिए इशू से कैसे, मुझे जो लगता है, जरा इस पर आप लोग भी सोचिएगा कि यहाँ सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही थी, ज्वाइंट सेशन की मांग हो रही थी। अब इन दोनों को किनारे करके आप प्रतिनिधियों का मंडल जो है वो भेज रहे हैं विदेश, सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? देखिए, पहली बात तो जो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर है, इस पे एक बात मैं कह दूं, क्योंकि काफी बात हुई है। बर्नार्ड शॉ का कोट बार बार याद दिलाया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप सुअर से लड़ेंगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे, सुअर को मजा आएगा। तो अगर पोस्टर वॉर इस लेवल पे है कि वो राहुल गांधी को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, उसका जवाब कांग्रेस के पास या किसी पार्टी के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं उसको करने के, उसमें वो करें। कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल से ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सी बातें, ये अगर आपका प्राइम टाइम शो है, यहाँ बहुत सी बातें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं जो दिन में इस चैनल में चलती हैं। तो खड़गे जी और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है। वो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, क्या सीज फायर के आउटकम क्या है, सीज फायर के, इसमें ट्रंप की भागीदारी, ट्रंप का हस्तक्षेप कैसे हो रहा है, क्या कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि विदेश मंत्री जयशंकर को ये कहना पड़ा कि उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि हम हमला करने वाले हैं, उससे क्या सामरिक और नुकसान हुआ। ये बड़े सवाल हैं और ये देश की मौजूदा सुरक्षा संबंधी सवाल हैं, भविष्य की सुरक्षा की तैयारी के भी सवाल हैं। और एस जयशंकर विदेश मंत्री नेतागिरी करके नहीं आए हैं, वो विदेश सेवा के हैं। 30 साल उन्होंने बिताए वहाँ पे, चीन, अमेरिका और तमाम देशों के वो राजदूत रहे भारत के जी। वो विदेश सचिव रहे हैं। तो उनसे कोई ये सोचे कि उनसे उनकी जबान फिसल गई होगी, संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा है, जो बहुत स्पष्ट तौर पे वीडियो में देखा जा सकता है, वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, किसने उनको ये प्रेरित किया कि ऐसी बात करो। कहीं तो देखिए, गवर्नमेंट कलेक्टिव गवर्नमेंट है, एस जयशंकर प्रधानमंत्री नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई हर काम नहीं कर सकते हैं। और इतना बड़ा काम कि एक दूसरे देश को फोन करके बताना, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये फोटोशॉप किए हुए पोस्टरों से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये मुद्दा है जी। दूसरी बात, जो डैमेज कंट्रोल की बात है राजीव, वो डैमेज कंट्रोल हम सब देख रहे हैं और ये बिल्कुल मोटा मोटा दीवारों में लिखा हुआ है कि विदेश नीति की ऐतिहासिक विफलता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में कभी भारत इस तरीके से उपेक्षित हुआ हो।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत इस तरीके से अलग थलग पड़ गया हो। यहां तक कि कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने कई बार शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान को उसका जवाब दिलवाया भारत ने, मुस्लिम देशों से दिलवाया, ओआईसी के मेंबर से दिलवाया। तो ये भारत की उपलब्धि रही है विदेश नीति की। आज ऐसा क्या हो गया कि सबसे एक्टिव प्रधानमंत्री विदेश नीति के मामले पे, विदेश यात्राओं के मामले, विदेश नीति तो नहीं, विदेश यात्राओं के मामले पे सबसे ज्यादा एकदम सूटकेस हमेशा तैयार रहता है। तो लेकिन उपलब्धि क्या हुई? एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। तालिबान और इजराइल। तो ये अब इस डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी, इस डैमेज कंट्रोल के कप्तान जो हैं वो शशि थरूर बनाए गए। अब एस जयशंकर नहीं है, जो ये पूरा शिष्टमंडल जा रहा है, इसकी एक लीडरशिप जो है वो थरूर साहब के हाथ में है। अब हमको आपको इंतजार करना चाहिए कि थरूर साहब की अध्यक्षता में अगर इतना बड़ा एक मिशन डैमेज कंट्रोल, जिसमें 20 एमपी हैं, 20 देशों में जा रहे हैं, ये इसमें कितने विदेश मंत्रियों से, कितने प्रधानमंत्रियों से, कितने राष्ट्रपतियों से वो मिलते हैं, कितने देशों का आधिकारिक बयान पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में लाने में कामयाब होते हैं। तो ये हमको देखना होगा राजीव जी, इसका इंतजार करना चाहिए कि थरूर साहब की अध्यक्षता में इतना बड़ा काम हो रहा है। और दूसरी एक बड़ी सामान्य सी बात है राजीव जी, बहुत सामान्य सी बात है। कोई मान लीजिए किसी एक देश से आता है, मान लीजिए नीदरलैंड से आए भारत में और हमसे आपसे मिले, और वो हिंदी के बड़े संस्कृत नुमा हिंदी हमसे बोलने लग जाए, तो क्या हम उससे प्रभावित हो जाएंगे? उसकी सब बात मान लेंगे? तो हमारी भाषा है, तो ये भाषा एक केवल रास्ता है। वो हो सकता है भारत में लोग इम्प्रेस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो कि बड़े अंग्रेजी के शब्द बड़े बड़े भारी भरकम थरूर साहब को याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भाषा विज्ञान का मामला नहीं है, ये मामला डिप्लोमेसी का है। और हमको उसके बिल्कुल सीधा सा बेंचमार्क है कि क्या ये जो शिष्टमंडल जा रहे हैं ये अपनी बात समझा सकते हैं। और समझाने का एक ही पैमाना है कि जिस भी देश में जाए उसकी विदेश मंत्रालय से बयान आए भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के पक्ष में। क्या ये बयान आएंगे? इसका हमको इंतजार करना चाहिए। थरूर साहब काबिल आदमी है, अब उनकी अध्यक्षता में इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, उसका देखते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है उनको, बिल्कुल। लेकिन शुभकामनाएं। हाँ, इसमें कई देश हैं जहां जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ जो टर्की की बात अभी कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ आ रही है अब आई। जी। तो टर्की के साथ एक बढ़िया संबंध स्थापित करने की कोशिश हुई थी उस समय जब प्रधानमंत्री गए थे। और बता ही रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी की एक लंबा अभियान चला और कई बार मुलाकात हुई। इसी में एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं असम बीजेपी का। जरा उस ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पे। असम बीजेपी का ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये देखिए, टर्की ने पोस्टल स्टैंप रिलीज किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ 2018 में। जॉली साहब की बात बता रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी उसी समय। और देखिए, टर्की ने नरेंद्र मोदी और भारत के तिरंगा के साथ एक ये पोस्टल स्टैंप जारी किया था और उनके ऑनर में, प्रधानमंत्री के ऑनर में। और इसको असम
बीजेपी असम प्रदेश ने इसको अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे है, ऐसे देखते देखते वहाँ तक पहुँच गए और ये आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि टर्की के साथ में कितना प्यारा संबंध रहा। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट की बारी आई, आप जो अभी बता रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि लगभग 150 देशों की यात्रा की है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 150 बार 72 देशों की यात्रा की है और उसमें इतने देशों के साथ कैसा संबंध रहा कि अब डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है बताने के लिए कि हमारे यहाँ ये हुआ है। टर्की उधर आपको आपके सम्मान में पोस्टल स्टैंप जारी कर रहा है, आप उनको अपना भगवा पटका पहना दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है खुले तौर पे, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये दुखद है। इस यहाँ डिप्लोमेसी और हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं चूक है, जिस पर बारंबार सवाल खड़े करना चाहिए और राहुल गांधी अगर इस पर बात कर रहे हैं तो वाजिब सवाल है। जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, समय हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपसे और अनिल सिन्हा जी से एक छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा कि आखिर विदेश नीति में कहाँ गड़बड़ी, कहाँ चूक है? इतनी यात्राएं तो हमारे रिकॉर्डधारी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने की नहीं। ये तो मोदी जी क्या विदेश नीति के लिए जा रहे थे? अभी आपने वो भगवा पटका दिखाया, तो तुर्की के राष्ट्रपति बीजेपी से प्रेम दिखा रहे थे कि भारत से प्रेम दिखा रहे थे? पटका तो उन्होंने भाजपा का पहना था। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई कन्फ्लिक्ट हो तो तुर्की के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो, ये गारंटी लेने गए थे ना वो वहां। अभी आप कुछ देशों के नाम जरा इसकी भी करिएगा अध्ययन कि कितने देशों से मोदी जी को अवार्ड मिले हैं। वो काहे कि वो विदेश नीति केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी इमेज चमकाने के लिए हो रही थी, उसमें विदेश नीति थी कहां? कब मोदी जी ने वो बायलैटरल और संधियां और ये सब किया है? वो केवल और केवल कि भारत के भीतर हमारी छवि कैसे उम्दा रहेगी, चमकती रहेगी। तो रूस से ले लीजिए, यूक्रेन से ले लीजिए, और अब उसमें कई और देश हैं, बांग्लादेश से, पता नहीं कहां से, सब जगह से तो उनको अवार्ड मिल गए साहब, उन पर पोस्टल ये भी जारी हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि वो सारे देश मोदी जी के साथ, देश के साथ नहीं खड़े। और यहां अब कोई कन्फ्लिक्ट होगा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, तो वो उनके साथ खड़े होंगे। तो जब आपने नीति ही ऐसी बनाई, जब आपने किया ही यही, 72 देशों की संभवतः 129 यात्राएं हैं। मोदी जी कहीं बिरयानी खा रहे थे और कहीं वो भी गोदी मीडिया के एंकर्स लोग थे, जहां पे झूम करके मोदी जी जो बयान दे रहे थे, अरे बाहर ही रख दिया, अंदर ही नहीं आने दिया। वो लहजा मोदी जी का याद है। तो वो काहे के लिए जा रहे थे मोदी? देखो, देश के लिए जा रहे हो तब तो देश की बात करें। आप लोग कई बार ये सोचने लगते हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी में कोई देशभक्ति है। मोदी जी के और बीजेपी आरएसएस के डीएनए में ही नहीं है। वहां तो केवल सत्ता और वर्चस्व के लिए है सारा खेल। अभी भारत के भीतर कुछ हो तो देखिए, अब प्रोफेसर अली खान के साथ क्या किया, क्या उन्होंने ऐसा कह दिया था? और वही नहीं, इन 10-11 साल में जरा जोड़ लीजिए कितने लोगों पर तो मोदी जी को तो भीतर लड़ना है ना, बाहर कहां लड़ना है? पाकिस्तान से कहां लड़ना है? चीन से कहां लड़ना है? उनसे कहां मुकाबला करना? उनको तो देश के भीतर, और ये वही पुराना हिंदुत्व है, ये कोई बदल थोड़ी ना गया है, जो कभी इस देश की सीमाओं के बाहर ही नहीं गया। सारा विश्वगुरु यही बनता रहा, ये वही हिंदुत्ववादी है, सारा विश्वगुरु यही। यहां लोगों को लिंच किया गया, रोज वो हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में तो आए दिन घटनाएं हो रही दलितों अति पिछड़ों के साथ। कौन मार रहा है और ये भी कोई नहीं दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अपने सजातीय लोगों पर रोज आरोप लग रहे हैं। तो इनकी फितरत में तो ये है, इसलिए विदेश नीति जैसी कोई चीज है नहीं। वो सब अब अमित शाह खुद चाणक्य हैं, आप शशि थरूर के हवाले हैं, उनके भरोसे हैं।
तो दुनिया में जो किरदार हो सकते हैं सब ओढ़े बैठे हैं मोदी जी और अमित शाह। वो कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर सके इस देश के लिए, वो केवल व्यक्तिगत। इसलिए मैंने कहा कि वहां ये सब है ही नहीं, इसकी कोई चिंता ही, इसका शऊर ही नहीं है। सच बात तो ये है, इनको डेमोक्रेटिक सत्ता चलानी आती ही नहीं, अपने ही लोगों को कुचल करके और उनकी छाती पर बैठ करके राज करना आता है। कभी भी बाहर से हमला हुआ, ये इतिहास पूरा गवाह है, कभी नहीं रोक पाए, ये इन्हीं के पुरखे थे। तो वो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसलिए मोदी जी ये कर पाएंगे मुझे कोई उसमें संदेह नहीं है। विदेश नीति आती ही नहीं है, फेल क्या हो? फेल तो तब हो जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ जान आपके उसमें सिर्फ यही है कि आप हमको अवार्ड दे दीजिए, देश के भीतर वाह 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 हो जाए, और जादू की झप्पी एक दे दीजिए ताकि हम वहां वीडियो दिखा सकें भारत के लोगों को, क्योंकि यहां मूर्ख बना दिया है आपने सबको। लेकिन दिक्कत मोदी जी को वहीं से शुरू हो रही है कि इस देश में हमेशा से एक प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। आज राहुल गांधी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछ रहे हैं, और हमेशा से किसी भी देश और समाज में 10% लोग ही होते हैं जी, जिनके भीतर चेतना और सवाल होते हैं, जो आंदोलन धर्मी होते हैं। 90% लोग हमेशा से किसी भी अब समय चले जाइए वो ऐसे ही होते हैं। ये 10% लोग, और वो मुझे लगता है 10 से करीब 20 पहुंच रहे हैं आज की तारीख में। मोदी जी के लिए ये समय बुरा है कि अब वो तादाद 10 से 20 पहुंच रही। और अली खान का क्या दोष है, आपको क्या लगता है? अली खान का नाम सिर्फ अली खान है, विजय शाह नहीं है। विजय शाह ऐश कर रहे हैं। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कोई गिरफ्तार हुआ क्या? किसी के खिलाफ एफआईआर हुई क्या? बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सब विरोधियों को, विपक्षियों को दबाने के लिए है, जो मुखर आवाजें हैं उनको दबाने के लिए है। इसलिए मैंने कहा ना कि वहां ये शऊर ही नहीं है कि आप विदेश नीति कैसे बनाएंगे, कैसे आप देश चलाएंगे। हाँ, ये उनको आता है कि कैसे अपने ही लोगों को कुचल करके, उनकी जबानें बंद करके सत्ता में रहा जाता है और शोषण किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जल्दी से। अनिल सिन्हा जी, बहुत सारी बातें हो गई, अपनी बात आप रखिए। देखिए क्या है कि ये जो विदेश नीति का मामला है बहुत सीरियस इशू है, और वो उस आइडियोलॉजिकल है। आप क्या कह करके किसी को दोस्त बनाएंगे? आप वहाँ तो ये नहीं, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ये बात चलेगी कि भाई ठीक है ये सहूलियत दे सकते हैं, वो सहूलियत दे सकते हैं, लेकिन उनको क्या बनाएंगे? आप बाहर विदेश जाएंगे तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना, कोई मोरल लीडरशिप के लिए जो चाहिए, जो ज़रूरतें हैं कि आप डेमोक्रेसी के पक्ष में है। दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी की बात आए तो आप उसके पक्ष में खड़े हो, आप सेकुलरिज्म की बात आए उसके पक्ष में खड़े हो, आप गरीबों को न्याय देने की बात आए उसके पक्ष में खड़े हो। तो आपके पास कोई ये नहीं है। अब ये बताने से कि संस्कृत सबसे उत्कृष्ट भाषा है, हम लोग जो है विश्व गुरु थे, अब भी मान लीजिए विश्व गुरु, तो वो उसमें यही होगा कि कोई जो है कुछ अवार्ड वार्ड कहीं पर अगर ये करके, अभी लिस्ट में देख रहा था उसमें यूएसए से लेके इजिप्ट तक उन्होंने अवार्ड झटक लिए हैं। अब तो झटक लिए ही कहना पड़ेगा। तो वो जो है वो अब जो है ये हालत है कि हर जगह से, और उसमें मालदीव भी है और पपुआ न्यू गिनी भी है। तो ये जो है वो मतलब जहां भी मौका लगा कर लिया। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये उससे आपका कोई स्टेचर बढ़ने वाला नहीं है। आपको है क्या कि जब जरूरत पड़ी 5 कम से कम बयान आना चाहिए था, और यही जो क्राइटेरिया आप बोल रहे हैं कोई बयान नहीं। और यूएस जाके आप क्या बताएंगे? वहाँ के अखबारों में छप रहा है सब कुछ, और बल्कि उल्टा छप रहा है, मतलब जो आप कह रहे हैं उसके खिलाफ छप रहा है। तो इसीलिए मुश्किल लग रहा है क्या कि ये एकदम फुटाइल एक्सरसाइज है,
और इसका विरोध करना चाहिए था। मैं तो अभी भी इसी राय का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ डेलीगेशन का जाना, दूसरी तरफ यहाँ अंदरूनी हालात और यहाँ उसमें सियासत, और तीसरी तरफ जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अब नए चीफ जस्टिस हैं वो जाते हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के हैं वो, और जाते हैं तो प्रोटोकॉल उनके लिए नहीं। आज बार काउंसिल ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा जो है उसने आज चिट्ठी लिखी है सीधे सरकार को, और उन्होंने पूछा है कि आखिर प्रोटोकॉल जो नहीं यहाँ पर दिया गया और अगवानी नहीं हुई सीजेआई की, उसके लिए क्या माफ़ी मांगेंगे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो बहुत कुछ है, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, अली खान और ऐसे ही बहुत सारे जो केसेस हैं उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी और बीजेपी की बात हो रही थी, और उसमें कौन आगे कौन पीछे आप खुद थोड़ा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी आपका, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।